हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम पढ़ेंगे, आज का टॉपिक है हमारा एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। अभी तक हमने पढ़ा मुगल एम्पायर डिक्लाइन कैसे हुआ और जो ब्रिटिश के कॉन्क्वेस्ट के टाइम जो इंडिया था वो कैसा था। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश ने अपना एक्सपेंशन किस तरह से किया। सबसे पहले हम देखेंगे कॉजेज ऑफ ब्रिटिश सक्सेस इन इंडिया। क्या कारण थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया में सक्सेस हो रहे थे। तो उसमें उनका सबसे पहला कारण है सुपीरियर आर्म्स मिलिट्री एंड स्ट्रेटजी। मतलब उनकी जो आर्मी थी वो सुपीरियर थी, उनके आर्म्स जो थे, उनके जो भी हथियार थे वो इंडिया से सुपीरियर थे। बेटर मिलिट्री डिसिप्लिन्स था, उनके जो आर्मी थी या मिलिट्री जो भी थे उनको रेगुलर सैलरीज मिलती थी। बेटर सिविल डिसिप्लिन था, फेयर सिलेक्शन सिस्टम था, कोई वॉर्न बेस्ड सिस्टम सिलेक्शन सिस्टम नहीं था, जिसकी जो कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग फेयर सिलेक्शन सिस्टम था। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप, और जो ब्रिटिश आर्मी थी उनके पास उनकी कंट्री की तरफ से स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप सिस्टम भी था। ब्रिटिश नेशनलिस्ट प्राइड, और उनके मन में अपने लिए अपने देश के प्रति एक ब्रिटिश नेशनलिस्ट प्राइड भी थी। अब हम वन बाय वन करके देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले कौन से स्टेट या कौन सी प्रोविंस को कॉन्क्वेस्ट किया, सबसे पहले किस पे अपना हक जमाया। तो सबसे पहले हम देखते हैं बंगाल को। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, बंगाल को उन्होंने किस तरह अपने कैप्चर में लिया, अपने अंडर कंट्रोल में लिया। बंगाल जो है वो इंडिया का सबसे रिचेस्ट प्रोविंस था उस टाइम पे भी। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, फैक्ट्रीज स्टैब्लिश की थी बंगाल में अलग अलग जगह। कहाँ कहाँ फैक्ट्रीज स्टैब्लिश की थी, बालासोर में कर ली थी, हुगली में कर ली थी, कलकत्ता में कर ली थी, पटना और ढाका में। उस वक्त का बंगाल आज का बंगाल नहीं है, उस वक्त के बंगाल में कुछ पार्ट्स ऑफ झारखंड, बिहार, उड़ीसा, आसाम, इनके पार्ट्स में इंक्लूड थे। अब हम देखते हैं कि जो बंगाल है भाई उस वक्त वहाँ कौन था। कोई तो बंगाल पे रूल कर रहा होगा ना, कोई तो वहाँ पे होगा। तो हम देखते हैं 1700 में जो बंगाल का फाउंडर है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ बंगाल, मुर्शिद कुली खान, जो वहाँ बंगाल के दीवान थे। इन्होंने कब तक रूल किया, इन्होंने रूल किया टिल द डेथ 1727 तक। 1700 में इन्होंने बंगाल को फाउंड किया और 1727 तक, जब तक इनकी डेथ हुई तब तक इन्होंने वहाँ रूल किया। हमने देखा मुर्शिद कुली खान जो है वो है बंगाल के फाउंडर, ठीक है। इनके बाद जो नवाब बनते हैं बंगाल के वो बनते हैं मुर्शिद कुली खान के सन इन लॉ जो कि हैं सुजाउद्दीन, ठीक है। सुजाउद्दीन के बाद जो बंगाल के नवाब बनते हैं वो बनते हैं सरफराज खान, जो है मुर्शिद कुली खान के बेटे, ठीक है। अब सरफराज खान को कौन मार देता है, सरफराज खान को मार दिया जाता है अलीवर्दी खान के द्वारा। किसके द्वारा, अलीवर्दी खान के द्वारा। अब अलीवर्दी खान कौन है, ये सबसे पहले क्या हुआ करते थे, ये गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के ये गवर्नर हुआ करते थे, जिन्होंने सरफराज खान को मारकर खुद नवाब बन गए, किसके, बंगाल के। इन्होंने रूल किया टिल 1739 तक, ठीक है। अब अलीवर्दी खान नवाब कैसे बने और इन्होंने इंग्लिश की हेल्प किस तरह से ली वो हम देखते हैं। अलीवर्दी खान एंड इंग्लिश, ठीक है। सरफराज खान के बाद में जो है वो रूलर बने अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान को सक्सीड करते, अलीवर्दी खान की डेथ हो जाती है 1756 में। अलीवर्दी खान को सक्सीड करते हैं सिराजुद्दौला। ये कौन होते हैं, इनके ग्रैंडसन होते हैं। ग्रैंडसन तो होते हैं लेकिन ये ग्रैंडसन बेटे की तरफ से नहीं होते, सन ऑफ यंगेस्ट डॉटर ऑफ अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान की जो सबसे छोटी बेटी है उनके सन होते हैं। ये एक 20 ईयर ओल्ड बॉय होते हैं सिराजुद्दौला, ठीक है। अब ये क्या फेस करते हैं भाई, अलीवर्दी खान तो डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं। उनके बाद सिराजुद्दौला के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये क्या फेस करते हैं, ये फेस करते हैं इंटरनल राइवलरी, ठीक है। इनके जो बंगाल में है वो इंटरनल राइवलरी ये फेस करते हैं इनके रूलिंग के टाइम पे, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो सिराजुद्दौला है ये शौकत जंग जो है उनको हरा देते हैं और उनको मार देते हैं। अब हम देखते हैं 1756 में अलीवर्दी खान की डेथ हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि सिराजुद्दौला आता है, तो 1756 हो गए। उसके बाद में 1757 है। अब हम देखते हैं अब होती है बैटल ऑफ प्लासी, जिसको ऐसा माना जाता है कि आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी जो ब्रिटिशर्स हैं उनका जो रियल रूल है वो इंडिया में शुरू हुआ। तो हम देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी कैसे हुआ। बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 23 जून 1757 को, ठीक है। अब क्यों हुआ था, क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी होने के कुछ तो कारण होंगे। तो उसमें कई सारे कारण थे, जिसमें हम देखते हैं फर्स्ट कारण था
इंग्लिश फोर्टिफाइड बंगाल विदाउट परमिशन, ठीक है। इंग्लिश ने क्या किया भाई, बंगाल में फोर्टिफिकेशन चालू कर दिया जो नवाब थे वहाँ की परमिशन के बिना। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो इंग्लिश हैं उन्होंने एक कृष्णदास नाम के जो आदमी थे उनको असाइलम दिया था, जो कि उनके दुश्मन थे नवाब ऑफ बंगाल। सेकंड देखा, कहा जाता है कि एक ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी। अब ये ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या हुई थी, ये हुई थी 20 जून 1756 को। ऐसा भी माना जाता है कि ब्लैक होल ट्रेजेडी में क्या हुआ था, जो सिराजुद्दौला है जो नवाब बने, उन्होंने 146 इंग्लिश पर्सनस को क्या किया था, प्रिजन कर दिया था। एक बहुत ही छोटे से कमरे में 146 इंग्लिश पर्सनस को प्रिजन कर दिया था, जिनमें से 123 की डेथ हो गई थी। तो इस ट्रेजेडी को नाम दिया गया है ब्लैक होल ट्रेजेडी, ठीक है। तो ये ब्लैक होल ट्रेजेडी भी एक कारण है जिससे बैटल ऑफ प्लासी हुई। नेक्स्ट कारण था, हमने देखा कि इंग्लिश ने बिना परमिशन के बंगाल को फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो बैटल ऑफ प्लासी है वो हुई किस किस के बीच में। एक तरफ हम देखते हैं सिराजुद्दौला थे, कौन थे, वो नवाब ऑफ बंगाल थे, वर्सेस किसके बीच में होती है, एक तरफ थे ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स का साथ देते हैं मीर जाफर। अब मीर जाफर कौन है ये हम आगे देखेंगे। ब्रिटिशर्स का साथ देते हैं मीर जाफर के साथ ही एक देते हैं राजा दुर्लभ, ठीक है, उनके साथ देते हैं जगत सेठ एंड ओमीचंद, ये भी ट्रेडर्स वगैरह होते हैं, वो हेल्प करते हैं। तो इनकी इस बैटल ऑफ प्लासी में क्या होता है, ब्रिटिशर्स जो हैं वो जीत जाते हैं और सिराजुद्दौला का मर्डर कर दिया जाता है। कौन जीत जाता है बैटल ऑफ प्लासी, ब्रिटिशर्स, ठीक है। अब इस बैटल ऑफ प्लासी के क्या सिग्निफिकेंस हुए, क्या परिणाम निकले कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या हुआ। तो बैटल ऑफ प्लासी के सिग्निफिकेंस निकले, सिराजुद्दौला का मर्डर कर दिया गया और जो मीर जाफर थे उनको बंगाल का नवाब बना दिया गया, ठीक है, बंगाल का नवाब बना दिया गया। अब मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया, जीते तो ब्रिटिशर्स भी थे, तो मीर जाफर ने नवाब बनने के बिहाफ में क्या दिया, जो इंग्लिश हैं उनको 24 परगनास की जमींदारी दे दी, ठीक है। अब मीर जाफर के सन थे मीरान, वो डाई हो गए, उनकी डेथ हो गई थी। मीर जाफर को नवाब बना दिया गया, उनके सन की डेथ हो गई थी, और जो मीर जाफर है वो इंग्लिश से इरिटेट हो गए थे क्योंकि इंग्लिश ने इनको नवाब बनने में हेल्प की थी। अब वो इनके हर छोटे मोटे फैसले में, हर चीज़ में इंटरफेयर कर रहे थे, जिसके कारण मीर जाफर इरिटेट होने लगे। मीर जाफर के बेटे की डेथ होने के बाद में क्या हुआ, नवाबशिप के लिए फिर से बैटल शुरू हो गई कि भाई इनका बेटा तो मर गया है, अब नवाबशिप के लिए फिर से बैटल शुरू होगी। अब ये बैटल किसके बीच में शुरू हुई, मीरान जो मीर जाफर के बेटे थे उनकी तो डेथ हो गई, लेकिन उनके बेटे मीरान के सन के बीच में, और वर्सेस मीर कासिम सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर, इन दोनों के बीच में नवाबशिप के लिए बैटल शुरू हो गई कि कौन जो है वो बंगाल का नवाब बनेगा। इसके लिए इनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई। अब हम देखते हैं एक ट्रीटी आती है, वो ट्रीटी कौन करता है, इनके बीच में ऐसे कोई बैटल नहीं हुई ऑफिशियल तौर पे, लेकिन ऐसे शुरू हो जाती है ना, टशल शुरू हो जाती है कि कौन नवाब बनेगा, मैं बनूंगा, ये बोलते हैं, मीरान के सन बोलते हैं कि मेरा क्लेम है, मीर कासिम बोलते हैं कि नहीं तुम्हारे पिता तो मर चुके हैं, तो अब मैं क्लेम करूंगा, मैं उनके बाद में मेरा ही नंबर आना चाहिए। तो ऐसे एक ट्रीटी होती है। तो मीर कासिम जो है वो चालाकी से जाकर ब्रिटिशर्स के साथ में एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं, जो कि ट्रीटी ऑफ 1760 होती है। किसके बीच में होती है, मीर कासिम एंड इंग्लिश के बीच में। इस ट्रीटी में क्या होता है भाई, ये ट्रीटी साइन करते हैं तो इस ट्रीटी के अंदर कोई चीज़ें तो होंगी। तो फर्स्ट होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ बुर्डागांव, मिदनापुर एंड चिट्टागोंग है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा मीर कासिम कहते हैं इस ट्रीटी के अंदर कि ये सब मैं आपको दे दूंगा, तभी तो इंग्लिश उनका फेवर करेंगे, उनका भी तो फायदा होना चाहिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और क्या बोलती है कि गेट हाफ शेयर ऑफ चुनाम ट्रेड सिलेहिट, जो सिलेट का ट्रेड होता है वहाँ का हाफ शेयर ईस्ट इंडिया कंपनी को चाहिए, ठीक है। और क्या हुआ, एग्रीड टू पे आउटस्टैंडिंग ड्यूज, और जो मीर कासिम है वो एग्री कर जाते हैं कि जो भी बकाया ड्यूज वगैरह है ईस्ट इंडिया कंपनी के वो सारे पे करेंगे, ठीक है। ये सब मीर कासिम ट्रीटी में मान जाते हैं ये बातें। नेक्स्ट जो ट्रीटी में है वो है कि मीर कासिम के एनिमी जो भी होंगे वो कंपनी के एनिमी होंगे, ऐसा कंपनी वादा करती है। ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ही रूल कर रही है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी वादा करती है कि जो भी मीर कासिम के एनिमी होंगे वो आज से हमारे एनिमी माने जाएंगे, ठीक है। टेनेंट्स ऑफ नवाब नॉट अलाउड टू सेटल इन द कंपनीज लैंड एंड वाइस वर्सा। क्या हुआ, जो भाई नवाब के जो भी टेनेंट्स है वो कंपनी के एरिया में सेटल होना उनको अलाउड नहीं होगा, ना ही कंपनी के लोगों को नवाब के जो एरिया है वहाँ सेटल होना
अलाउड होगा। अब क्या हुआ, मीर कासिम को नवाब बना दिया गया, ठीक है, मीरान के सन को हटा दिया गया रास्ते से, मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। अब मीर कासिम जैसे ही नवाब बने, इन्होंने क्या किया, शिफ्ट कैपिटल मुर्शिदाबाद टू मुंगेर इन बिहार। इनकी जो कैपिटल थी वो मुर्शिदाबाद में थी, तो वहाँ से इन्होंने मुर्शिदाबाद से कैपिटल को हटाकर मुंगेर जो कि बिहार में है वहाँ शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। मीर कासिम ने और अपनी आर्मी की स्किल्स को इन्हेंस करने के ऊपर काम किया। ये मीर कासिम ने बहुत ही समझदारी वाला काम किया था। इसके बाद में होती है बैटल ऑफ बक्सर। अब बैटल ऑफ बक्सर क्यों होती है भाई, अब तो मीर कासिम है नवाब बंगाल के, ब्रिटिशर्स भी इनसे खुश हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम हुई कि बैटल ऑफ बक्सर हुई। बैटल ऑफ बक्सर हुई 22 अक्टूबर 1764 में, ठीक है, 10 साल बाद में बैटल ऑफ बक्सर होती है। उसके क्या रीजंस होते हैं वो हम देखेंगे। बैटल ऑफ बक्सर के रीजंस हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी मिसयूज दस्तक ट्रेड परमिट। भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ट्रेड परमिट दिए गए थे, जो दस्तक दिए गए थे, उनका मिसयूज करती है कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। टसल बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके बीच में टसल शुरू हो जाती है इसी तरह से। अब जो ये बैटल होती है किसके बीच में, मीर कासिम वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस बैटल में जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। सिंपल सी बात है, मीर कासिम की हेल्प करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही उन्हें नवाबशिप दिलवाई, तो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और मीर कासिम जो है वो अवध की तरफ भाग जाते हैं। अवध की तरफ भागने के बाद क्या करते हैं, जो मीर कासिम हैं वो अलायंस बनाते हैं, वो दूसरे राजाओं के साथ मिलकर अलायंस बनाते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए। वो अलायंस किसके साथ बनाते हैं, नवाब ऑफ अवध और मुगल एम्परर, ठीक है, नवाब ऑफ अवध और मुगल एम्परर के साथ अलायंस बनाते हैं। तो नवाब ऑफ अवध उस वक्त थे सुजाउद्दौला और मुगल एम्परर थे शाह आलम सेकंड। तो इनके साथ मिलकर मीर कासिम एक अलायंस बनाते हैं। तो अब है जो वो एक बैटल ऑफ बक्सर होती है। वो जो पहले बैटल हुई थी वो सिर्फ मीर कासिम और उनके बीच में हुई थी छोटी सी, अब होती है बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। इस बैटल ऑफ बक्सर में कौन होता है, एक तरफ होती है ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ होती है मीर कासिम, नवाब ऑफ, मीर कासिम कौन है, नवाब ऑफ बंगाल, सुजाउद्दौला कौन है, अवध के नवाब, और शाह आलम कौन है, मुगल एम्परर। तो इन तीनों का अलायंस जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ता है, ठीक है। अब बैटल के बाद में क्या होता है, अब ये बैटल हुई, इस बैटल में भी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जीत जाती है। और इस बैटल के बाद में क्या होता है, इस बैटल के बाद में होता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो मीर जाफर को नवाब बना देती है। वापस से मीर जाफर गद्दी पे आ जाते हैं और जब तक उनकी डेथ होती है तब तक वो रूल करते हैं। मीर जाफर के डेथ के बाद रूल करते हैं मीर जाफर के बेटे निज़ाम-उद-दौला, ठीक है, निज़ाम-उद-दौला जो उनके बेटे होते हैं वो रूल करते हैं। लेकिन जो रियल पावर है रूलिंग की, वो पावर होती है नायब सूबेदार के हाथ में, ठीक है। ये तो एज अ कठपुतली की तरह वहाँ रूल करते हैं, रियल पावर नायब सूबेदार के हाथ में होती है। नायब सूबेदार को अपॉइंट किया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। मतलब कि जो रियल पावर है वो कहीं ना कहीं, मतलब एग्जैक्टली रियल पावर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में है, ना कि निज़ामुद्दौला या नवाब ऑफ बंगाल के हाथ में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी खुद रूल ना करके अपने नायब को अपॉइंट करके रूल करती है यहाँ पे। तो आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर जो रियल पावर है वो किन के हाथों में आ गई है, वो आ गई है ब्रिटिशर्स के हाथों में। हमने देख लिया कि बैटल ऑफ बक्सर में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, बंगाल के जो नवाब हैं उनको मीर जाफर को बना दिया गया, फिर उनके बेटे निज़ामुद्दौला आए। निज़ामुद्दौला जो है एज ए कठपुतली एम्परर हैं या नवाब है, रियल पावर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। तो इस बैटल के बाद में एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इस ट्रीटी में 2 ट्रीटीज़ होती है, ये होती है अगस्त 1765 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ये 2 ट्रीटीज़ करती है, किस किस के साथ, भाई मीर जाफर के साथ 2 और लोगों ने अलायंस किया था, किसने, नवाब ऑफ अवध और मुगल एम्परर ने। नवाब ऑफ अवध थे सुजाउद्दौला और मुगल एम्परर थे शाह आलम सेकंड। तो इनके साथ क्या ट्रीटीज हुई वो हम देखते हैं। नवाब ऑफ अवध के साथ जो ट्रीटी हुई वो थी कि भाई उन्हें सरेंडर इलाहाबाद एंड कारा टू शाह आलम। भाई सुजाउद्दौला का क्या करना पड़ेगा, इलाहाबाद और कारा जो है स्टेट या डिस्ट्रिक्ट, उनको शाह आलम मुगल एम्परर को सरेंडर करना पड़ेगा। 50 लाख रुपए है जो वो ईस्ट इंडिया कंपनी को एज अ वॉर देने पड़ेंगे कि उनका जो भी लॉस वगैरह हुआ। भगवंत सिंह जो जमींदार ऑफ बनारस है उनको उनके स्टेट का पोजीशन देना पड़ेगा।
शाह आलम के साथ क्या हुआ, रिसाइड एट इलाहाबाद, ठीक है, कि भाई इलाहाबाद में रहें और कोई ज़्यादा परेशानी क्रिएट ना करें। इशू फरमान ग्रांटिंग दीवानी ऑफ बंगाल बिहार उड़ीसा टू ईस्ट इंडिया कंपनी। शाह आलम को इस ट्रीटी में ये कहा गया कि आप एक फरमान इशू कीजिए जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल जाए। दीवानी राइट्स क्या होते थे, मतलब रिवेन्यू राइट्स, रिवेन्यू कलेक्ट करने का राइट्स मिल जाए उनको। किनको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। कहाँ कहाँ का, बंगाल बिहार एंड उड़ीसा, जो कि उस टाइम के प्रोमिनेंट प्रोविंसेस हुआ करती थी। और एज 50 लाख रुपीज़ टू ईस्ट इंडिया कंपनी मिलिट्री डिफेंस एक्सेट्रा, और 53 लाख रुपीज़ जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देने पड़ेंगी। ओके, ये 2 ट्रीटीज़ हुई थी जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो हुई थी 2 जगह जनों के बीच में, नवाब ऑफ अवध के बीच में और मुगल एम्परर के बीच में। अब इसके बाद में क्या हुआ, बंगाल में जो है वो ड्यूअल गवर्नमेंट शुरू हो गई। कब, 1765 टू 72 तक बंगाल में ड्यूअल गवर्नमेंट रही। ड्यूअल गवर्नमेंट किस तरह से रही, किसने इंट्रोड्यूस किया, ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल इंट्रोड्यूस की थी रॉबर्ट क्लाइव, जो कि वहाँ उस टाइम गवर्नर हुआ करते थे। ड्यूअल गवर्नमेंट का मतलब होता था रूल ऑफ 2, कहाँ, बंगाल में। एक तरफ रूल करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी और एक जगह रूल करेगी द नवाब, ठीक है। किस तरह से रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी क्या चीज़ें, कंट्रोल निजामत एंड दीवानी राइट्स, मतलब जो मिलिट्री होती है वो, और दीवानी यानी रिवेन्यू राइट्स, ठीक है। लेकिन जो नवाब्स हैं वो क्या देखेंगे, कंट्रोल पीस एंड ऑर्डर, ठीक है, डिपेंड ऑन EIC फंड, ठीक है। पीस और लॉ एंड ऑर्डर को और शांति को मेंटेन करेंगे जो नवाब हैं, लेकिन फंड के लिए डिपेंड किस पे रहेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी पे। दीवानी राइट्स होते हैं रेवेन्यू कलेक्शन के राइट। निजामत जो होता है वो होता है पुलिस एंड जुडिशियल फंक्शन, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग जो आए थे बाद में, जो गवर्नर जनरल या गवर्नर्स आए थे, वॉरेन हेस्टिंग, उन्होंने ड्यूअल गवर्नमेंट को हटा दिया था। कब, 1772 में। तो यहाँ जो है रियल पावर वो चली गई है ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स के हाथों में, जो कि हमारे जो नवाब हैं वो अपने ही जगह रह गए, अपने ही घर में रहकर अपने ही लॉ एंड ऑर्डर के लिए, पीस के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए किस पर डिपेंड हो गए हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी पर। हमने देखा कि भाई बंगाल में टाइम टू टाइम अलग अलग नवाब आए, तो 1 बाय 1 करके देखते हैं सारे नवाब कैसे हैं। बंगाल के फाउंडर थे मुर्शिद कुली खान, जिन्होंने 1713 से 27 तक रूल किया। इनके बाद में इनके सन इन लॉ आए सुजाउद्दीन, जिन्होंने 27 टू 39 रूल किया। उसके बाद में सरफराज खान जो थे मुर्शिद कुली खान के बेटे, जिन्हें मार दिया गया था अलीवर्दी खान के द्वारा। उसके बाद में अलीवर्दी खान आते हैं एज ए नवाब, जो 1740 से 56 तक रूल करते हैं। उनके बाद में आते हैं इनके ग्रैंडसन, ये होते हैं इनके ग्रैंडसन, लेकिन ये ग्रैंडसन किसकी तरफ से होते हैं, इनकी डॉटर की तरफ से होते हैं, ना कि इनके बेटे की तरफ से, ठीक है। सिराजुद्दौला एक 20 ईयर ओल्ड बॉय होते हैं। इन्हीं के टाइम पे बैटल ऑफ प्लासी लड़ी जाती है, ठीक है। ये कौन है, सन ऑफ यंगेस्ट डॉटर ऑफ अलीवर्दी खान। इनके बाद में आते हैं मीर जाफर, जो कि हैं हस्बैंड ऑफ अलीवर्दी खान सिस्टर, इनके हस्बैंड हैं, ठीक है। मीर जाफर के बाद में आते हैं मीर कासिम, सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर, ठीक है, जिनके टाइम पे बैटल ऑफ बक्सर होती है, जो यही फॉट करते हैं और ये हार जाते हैं। मीर कासिम को हराकर ईस्ट इंडिया कंपनी से जब बैटल ऑफ बक्सर होती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और मीर जाफर को वापस नवाब बना देती है। इनकी डेथ तक ये रूल करते हैं। इनके बाद में आते हैं इनके माइनर सर निज़ामुद्दौला। तो जब निज़ामुद्दौला बंगाल पर रूल करते हैं तो रियल पावर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली जाती है। नायब अपॉइंट किया जाता है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू अपॉइंट किया जाता है, और इस टाइम से ही बंगाल में ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम शुरू हो जाता है। ड्यूअल गवर्नमेंट जो कि 1772 में जाके फिर हटाया जाता है, ठीक है। आज हमने पढ़ लिया कि जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने बंगाल को कॉन्क्वेस्ट कैसे किया। नेक्स्ट हम देखेंगे और किन किन को कॉन्क्वेस्ट किया और मैसूर को कैसे कॉन्क्वेस्ट किया।